एक बार फिर से आप लोगों का यूकेपीडिया में स्वागत है दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ बाज बहादुर चंद को, चंद राजवंशी बाज बहादुर चंद को आज हम लोग पूरे विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं। बाज बहादुर चंद को पढ़ने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त ये है कि आप लोग मुझे खुद एक टॉपिक दे दें जहाँ से मैं सूचीबद्ध तरीके या सीरियल वाइज मैं आप लोगों को जो है वीडियो बना करके उपलब्ध करा सकूं। दरअसल एक खिन्नता रहती है दिन भर के काम के बाद, प्लस ये सारी चीज़ों के पास, और वो खिन्नता के कारण जो है मैं सीरीज़ एक पूरी प्रॉपर नहीं करा पा रहा हूँ। आपका जो सीरीज़ चल रही थी गोरखाज, उसमें एक लास्ट वीडियो उसमें भी बनाने अभी अवशेष रह गया है, पर उसके इतर में जो है बाज बहादुर चंद को बीच में ले आया। इसे ज़बरदस्ती का पंगा समझ लीजिए, ज़बरदस्ती जो है इसे ऐड करना समझ लीजिए, या जो भी कुछ है। आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि आप लोग कमेंट पे मुझे ये बताएं कि आप लोग सबसे पहले कौन से टॉपिक को और कहाँ से शुरुआत उसकी करना चाहते हैं। मैक्सिमम अगर आप लोग जो कमेंट करेंगे उस आधार पर जो है मैं वीडियोस बनाना शुरू कर दूंगा। आज देखिए बाज बहादुर चंद को पढ़ते हैं। बाज बहादुर चंद की बात करें तो बाज बहादुर चंद को पढ़ने से पहले इससे पूर्ववर्ती जो राजा है उन राजाओं को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं अगर बाज बहादुर चंद शुरू करूं तो उससे पहले, क्योंकि मैं बीच से कोई टॉपिक उठा रहा हूं और बीच से उठा रहा हूं, तो इसका ये अभिप्राय है कि आपको इतना ज़रूर जानना चाहिए कि हुआ क्या था। आप लोगों को पता होना चाहिए। देख लीजिए बाज बहादुर चंद का सबसे पहले टाइम पीरियड देख लीजिए, 1638 से 1678 तक इनका टाइम पीरियड है। और इसकी अगर बात करें तो देखिए यह नील गुसाई का पुत्र था, जबकि इससे पहले जो राजा था उसका नाम तिरमल्ल चंद था। तो फिर नील गुसाई कहाँ से आए वगैरह वगैरह, ये सब जानने के लिए मैं नीचे सबसे पहले ले चलता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इसे जानने के लिए राजा दिलीप चंद से मैं शुरुआत करता हूँ। देखिए दिलीप चंद से शुरुआत करने के बाद जो है तिरमल्ल चंद, उसके बाद तिरमल चंद, और इससे इंटरलिंक करके मैं जो है आपको बाज बहादुर चंद तक लेके जाता हूँ। देखिए राजा दिलीप चंद जिनका कार्यकाल 1621 से 1624 माना जाता है, केवल 3 साल इनका कार्यकाल। बद्रीदत्त पांडे का कहना है कि देखिए जब राजा दिलीप चंद जब कुमाऊं में शासन कर रहे थे तो दिलीप चंद के शासन के समय 3 जो इनके सलाहकार थे, संग्राम कार्की, विनायक भट्ट और पीरू गुसाई, इन तीनों ने जो है उत्पात मचाना शुरू कर दिया। अब देखिए एक चीज़ कॉमनली आप लोग जरूर जानिए, गुसाई शब्द है, गुसाई शब्द है तो ये राज परिवार का यानी कि राजकुमार होगा। यानी कि पीरू गुसाई ने, या पीरू राजकुमार जो है, पीरू गुसाई नामक या पीरू नामक जो राजकुमार है उसने विनायक भट्ट और संग्राम कार्की के साथ मिल करके जो है राजद्रोह या एक तरीके से राज परिवार के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। वही जो विरोध था, वही विरोध जो है एक तरीके से पूरा परिवर्तन का भागीदार रहा। कुमाऊं में चंदवंश किस तरीके से परिवर्तित हुआ वो हम लोग देखेंगे। देखिए अगर हम इसकी बात करें तो इसके बाद जो शासक रहे, उसके बाद जो शासक रहे दिलीप चंद के बाद, उसके बाद विजय चंद का शासन रहा 1624 से 1626 तक। इन तीनों सलाहकारों के षड्यंत्र थे, क्योंकि पीरू गुसाई भी सलाहकार परिषद में कहीं ना कहीं मेंबर था। इन तीनों के ही षड्यंत्र का शिकार विजय चंद को भी होना पड़ा। और विजय चंद के समय स्थिति इतनी जटिल हो गई थी कुमाऊं में कि एक तरीके से देखिए दिलीप चंद जब तक था तब तक तो थोड़ा सा चीज़ें चल रही थी, हालांकि हत्या करवा दी, इन तीनों ने मिलकर के उसकी हत्या करवाई। और उसके बाद जब विजय चंद आया तो विजय चंद का भी शासन केवल 2 वर्ष मुश्किल से इसका शासन रहा, और इन्होंने जो है षड्यंत्र कर इसे मारना शुरू कर दिया या इसे मरवा दिया। अब इन्हीं दिलीप चंद और विजय चंद के समय में पीरू गुसाई की बेसिक जो सोच रही होगी कि वो कुमाऊं का राजा बनना चाह रहा होगा, तो यही सोच लेकर के इन्होंने जो है कुमाऊं में जितने चंदवंशी राजकुमार थे उनको मरवाने का काम शुरू कर दिया। और इसी समय जो है इसी मरवाने के दौर में, इन तीनों के द्वारा मारे जाने, राजकुमारों को मरवाए जाने के दौर में आप लोग समझ लीजिए कि जब राजकुमारों की हत्या का ये दौर चल रहा था, उसी दौर में 2 राजकुमार कौन कौन बचते हैं। देखिए एक बचता है तिरमल्ल चंद। तिरमल्ल चंद जो है थोड़ा सा एक तरीके से वयस्क था, मैच्योर राजकुमार था। ये जो है उसे पता है कि यहाँ तो कुमाऊं में तो इसकी हत्या होनी है, तो तिरमल्ल चंद जो है भाग करके श्रीनगर पहुँच गया। और श्रीनगर में श्याम शाह उस समय शासक थे, श्याम शाह के यहाँ इसने शरण दी। और जब जिस वर्ष जो है तिरमल्ल चंद वहाँ चले गए, और इसी समय देखिए एक छोटा सा इन्हीं राजकुमारों में से एक राजकुमार नील गुसाई भी थे। और नील गुसाई का पुत्र जो था वो
मुश्किल से 6 वर्ष का पुत्र जो था, वो बहुत जो अल्पायु का पुत्र था, उस पुत्र की हत्या करने की जिम्मेदारी भी इन लोगों ने, यानी कि इन जो 3 सलाहकार हैं, इन्होंने जो है उनको उस जो 6 वर्षीय जो नील गुसाई का पुत्र था उसे भी मरवाने की इन्होंने ठानी। तो उसी समय संभव यह है कि धर्माकर तिवारी नामक व्यक्ति कोई रहे होंगे। धर्माकर तिवारी ने क्या किया कि धर्माकर तिवारी ने नील गुसाई के उस बालक को अपने घर लिया और अपने बच्चों के साथ उसे जो है बड़ा करना या पालन पोषण शुरू कर दिया, और उसका नाम जो रखा गया था वो नाम था बाजा। बाजा नाम रखे जाने के पीछे हो सकता है, बाजा मतलब एक तरीके से किस तरीके से वो नाम रखा गया होगा वो नहीं कह सकते हम, पर अल्पायु का बच्चा था, बाजा नाम रखा गया। और वो जो है धर्माकर तिवारी के घर बेसिकली भेड़ बकरी चराने का काम करता था या गाय चराने का काम करता था, बेसिकली ग्वाला जिसे हम लोग बोलते हैं। तो वो ग्वाला जो है बन गया कौन, बाजा। 6 साल से जो है उसे कोई शिक्षा नहीं मिली, और शिक्षा नहीं मिलने के एवज में जो है वो ग्वाला या एक तरीके से बेगारी वहाँ वो करता था। अब देखिए वापस तिरमल चंद की बात करें तो 1625 में तिरमल चंद जो है वापस आया, और वहाँ श्याम शाह का निधन हो गया था। श्याम शाह के निधन के बाद महिपति शाह की मदद से उसने जो है कुमाऊँ की गद्दी संभाली। इसने आते ही जो है संग्राम कार्की को, जिसे सकराम कार्की भी कहा जाता है, को मरवा दिया। विनायक भट्ट की आंखें फुड़वा दी गई। अब देखिए ये जो है युद्ध में भी थोड़ा सा युद्ध नियमों का ये प्रयोग करते थे। उसी युद्ध नियमों का परिणाम है, एक तरीके से प्रमाण यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। संग्राम कार्की क्योंकि ये एक राजपूत है तो इसकी हत्या करना आम बात है। विनायक भट्ट ये क्योंकि एक ब्राह्मण है तो इसको मारा तो नहीं पर इसकी आंखें फोड़ दी। और पीरू गुसाई क्योंकि एक राज परिवार से व्यक्ति था, इसे निर्वासित कर दिया गया, जहाँ उसने जो है बोला जाता है कि इसने आत्महत्या कर ली थी वहाँ जा करके। चलो जो भी कुछ रहा होगा ये नहीं, बल्कि इसके समय हम बात करें तो पीरा संबल में विद्रोह हुआ वगैरह वगैरह। अभी हम तिरमल चंद को नहीं पढ़ना चाह रहे। और तिरमल चंद की बात करें तो बाद में जो है तिरमल चंद से जिसने इसकी मदद करी थी महिपति शाह जो कि उस समय गढ़वाल या श्रीनगर के राजा थे। तो श्रीनगर के राजा ने क्योंकि कुछ ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी, वो अब पश्चाताप करना चाहते थे कुछ सन्यासियों की हत्या को लेकर के, तो महिपति शाह से इनका जो है युद्ध हुआ। और युद्ध में जो है महिपति शाह, युद्ध इसलिए हुआ था बेसिकली, महिपति शाह ने ये बोला था कि मैंने तेरे को गद्दी पे बैठने में मदद करी थी और मैं चाहता हूँ कि कुमाऊँ और गढ़वाल के बीच या हम दोनों जो है मैत्रीपूर्ण युद्ध लड़ें, क्योंकि महिपति शाह ये चाहते थे कि वो वीर गति को प्राप्त हो युद्ध भूमि में, जिससे उसको मतलब पश्चाताप मिले एक तरीके से। और इस तरीके से जो है तिरमल चंद और उसके बीच लड़ाई हुई। अगर महिपति शाह की बात करें तो देखिए इसका निधन हुआ था। एक पुर्तगाली पादरी हैं जो उस समय यहाँ गढ़वाल दौरे पर आए थे, फ्रांसिस्को दो एजवेडो, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि 30 जुलाई 1631 को जब वो श्रीनगर पहुँचे तो गढ़वाली राजा का अंतिम संस्कार हो रहा था और वो राजा कुमाऊँ के साथ युद्ध में मारा गया और उसका उत्तराधिकारी 9 वर्ष का था और वो अपनी माँ के संरक्षण में था, वगैरह वगैरह जो है यहाँ पर ये बात कही गई है। अब ये सारी चीज़ें मैं न खोल करके सीधे मैं चलता हूँ बाज बहादुर चंद में। अब आपको ये इतनी चीज़ पता चल गई कि बाज बहादुर चंद कौन था। नील चंद या नील गुसाई का लड़का था और ये सारे घटनाक्रम दिलीप चंद के समय से शुरू होकर के विजय चंद से फिर आपका तिरमल्ल चंद और तिरमल्ल चंद के बाद बाज बहादुर चंद तक आता है। अब आप लोग सोचेंगे कि तिरमल्ल चंद के बाद फिर नील चंद का लड़का क्यों गद्दी पे बैठा, तो हुआ यूँ कि तिरमल चंद की अपनी कोई संतान नहीं हुई। तिरमल चंद की अपनी कोई संतान न होने की वजह से वो चंद वंश का उत्तराधिकारी ढूंढने में लगा हुआ था और उत्तराधिकारी ढूंढते ढूंढते उसे मालूम पड़ा कि चौसार एक गांव पड़ता है अल्मोड़ा के निकट चौसार के किसी तिवारी ने जो है उसी चंदवंश के राजकुमार नील गुसाई के पुत्र को अपने साथ पाल पोस करके बड़ा किया है। तो तिरमल्ल चंद जो है उसको लेने धर्माकर तिवारी ने उसे पाला था उसके पास गए और उसके पास जाकर के जो है बाज बहादुर चंद, उस समय जिसका नाम बाजा था, बाजा को लेकर के आए और जो है इतना वादा किया कि मैं इसे गद्दी पे बिठाऊंगा और अपने निधन के बाद उसे गद्दी पे बिठाया। तो कुमाऊँ के इतिहास में एक क्वेश्चन ये भी बनता है या पूरे उत्तराखंड के इतिहास में एक क्वेश्चन बनता है कि वह व्यक्ति जो ग्वाले से लेकर राजा बना तो वो बाज बहादुर चंद था। बेसिकली था वो धर्माकर तिवारी के घर में ग्वाले की भूमिका में और बाद में अचानक से राजा बन गया और यहाँ से बहुत सारे रिफॉर्म हम लोगों को देखने को मिलेंगे। हालांकि मैं उन रिफॉर्म्स की तरफ नहीं जा रहा। देखिए बड़े रिफॉर्म्स की बात करें कुमाऊँ में जो बड़े चेंजमेंट हुए उस चेंजमेंट का एक कारण देख लीजिए आप लोग।
कुमाऊं क्षेत्र में जितने बड़े मंदिर होंगे उन बड़े मंदिरों में अधिकतर जो बाज बहादुर चंद के दौर के बाद उन मंदिरों के जो पुजारी हैं, बाज बहादुर चंद ने जो है, क्योंकि उनको पाला किसी तिवारी परिवार ने था, तो तिवारियों के प्रति उनकी विशेष एक तरीके से श्रद्धा थी, इसलिए उन्होंने क्या बोलते हैं, एक तरीके से समझ लीजिए भेंट स्वरूप या जो भी कुछ कहें, उस समय क्योंकि मंदिर बड़े जमींदारों के तौर पर भूमिका निभाते थे, तो मंदिरों में जो पुजारी का कार्य अधिकतर क्षेत्रों में कर रहे हैं वो तिवारी लोग करते थे। ऐसा ही है, आपको मैं और नाम बताऊं, देखिए अगर आप लोग अल्मोड़ा क्षेत्र से हैं तो अल्मोड़ा क्षेत्र की बात करूं, अल्मोड़ा अगर आप लोग गए भी हैं तो एक फेमस नाम आप लोगों ने सुना होगा, एनटीडी नारायण तिवारी देवाल। अधिकतर लोगों को तो केवल एनटीडी कहना होता है और उसे ये भी नहीं पता कि एनटीडी है क्या। एनटीडी है नारायण तिवारी देवाल। नारायण तिवारी देवाल की बात करें तो ये एक देवालय है, देखिए दीवाल नहीं हो केवल देवालय हैं। नारायण तिवारी थे धर्माकर तिवारी के लड़के, यानी कि जो बाजा था, बाज बहादुर चंद था, उसका बड़ा भाई, जहाँ मतलब एक तरीके से धर्म भाई हुआ। वो धर्म भाई कहने का मतलब जिसके साथ वो पला बड़ा, और धर्माकर तिवारी का वो बड़ा लड़का जो था वो था नारायण तिवारी, और नारायण तिवारी के नाम पर बाज बहादुर चंद ने उस मंदिर का निर्माण किया था। अभी भी वो मंदिर अस्तित्व में है, कभी भी आप लोग देखेंगे एनटीडी मोड़ से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको मंदिर अभी भी मुख्य मार्केट में उधर हीरा डूंगरी जाते हुए या हरिया डूंगरी जाते हुए मुख्य मार्केट में दाईं तरफ आपको मंदिर देखने को मिल जाएगा। ये तो रही बाज बहादुर चंद के अतीत की बात। अब थोड़ा सा मैं वापस आ रहा हूँ। अब देखिए जो यहाँ पर फैक्ट लिखे गए हैं उन फैक्टों की भी थोड़ा चर्चा हो जाए। जैसे देखिए मैंने बोला कि नील चंद गुसाई का लड़का था, इसे धर्माकर तिवारी के परिवार ने पाला। सारी कहानी आप लोग पढ़ लिया, सुन लिया है। ग्वाले से शासक बनने वाला यह जो है एकमात्र शासक है। 1653 में जो है शाहजहां के गढ़वाल आक्रमण में बाज बहादुर ने जो है शाहजहां का जो है साथ देना स्वीकार किया। और इसका जिक्र देखिए कहाँ मिल रहा है, मुआसिर उल उमरा के अनुसार। मुआसिर उल उमरा की पुस्तक में जो है इसका जिक्र मिलता है कि बाज बहादुर चंद ने बादशाह के खेमे में पहुंचकर उन्हें सहयोग दिया। इससे प्रसन्न होकर बादशाह ने उन्हें बहादुर की उपाधि देने के साथ साथ, देख लीजिए, बहादुर की उपाधि देने के साथ साथ माल क्षेत्र, जिसे अभी हम तराई भाबर कहते हैं, माल क्षेत्र की जमींदारी जो है सौंप दी। बाद में यही माल क्षेत्र में इन्होंने बाजपुर नामक नगर बसाया, और बाजपुर नामक नगर बसा करके वहाँ एक स्थायी कर्मचारी भी जो है बाज बहादुर ने नियुक्त किया। ये एक प्रमाण है कि ये अपने क्षेत्र को, जिस क्षेत्र को इन्होंने हासिल किया है उस क्षेत्र के संबंध में जो है ये एक प्रमाण है। बाजपुर एक प्रमाणित नगर है समझ लीजिए, जिसका निर्माण जो है बाज बहादुर चंद ने किया। बाज बहादुर की बात करें आगे को, देखिए इसके कर्मचारी जो थे, ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा भी गया था, आप लोगों को याद होगा। इसी के कर्मचारी, राज कर्मचारी थे काशीनाथ अधिकारी। अधिकतर अभी के समय में अधिकारी सरनेम जो है जो लिखते हैं वो राजपूत लिखते हैं, बट ये मेरे ख्याल से कुमाऊं में एकमात्र अधिकारी फैमिली है जो कि इस क्षेत्र में अभी भी निवासित हैं। तो काशीनाथ अधिकारी जो इनके राजकीय कर्मचारी थे, उसने जो है 1639 में इसी के समय काशीपुर नगर की स्थापना की। वर्तमान में काशीपुर बहुत बड़ा एक तरीके से विकसित नगर हो गया है, हालांकि विकासशील नगर कह लीजिए या जो भी आप कहना चाहें। और बात करें एटकिंसन की, तो एटकिंसन इनके संबंध में कह रहा है कि बाज बहादुर दिल्ली दरबार को खुश करने के लिए प्रतिवर्ष जो है प्रति परिवार से 1 रुपये जो है टैक्स लेता था। हर माह का था ये। प्रति परिवार 1 रुपये का टैक्स लेता था, जो पॉल कर के रूप में माना जाता है। पॉल कर या जजिया कर के समान था, यानी कि ये जजिया तो नहीं था, बेसिकली जजिया या पॉल कर तो नहीं था, पर ये क्या करता था एक तरीके से कि दिल्ली दरबार को टैक्स देने के लिए या खुश रखने के लिए उनको जो इनाम वगैरह या जो भी भेंट वगैरह ये चढ़ाता था, उस उपहार भेंट के लिए हर परिवार से 1 रुपये टैक्स लेकर के दिल्ली दरबार को ये भेजता था। इसने देख लीजिए, इसने घोड़ाखाल का जो गोलू देवता मंदिर है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने सुना होगा, रिपीट हो रखा है कि घोड़ाखाल के गोलू देवता मंदिर का निर्माण किसने किया, तो इसने ही जो है घोड़ाखाल के गोलू देवता मंदिर का निर्माण किया। घोड़ाखाल जगह पड़ती है आपका रामगढ़ के पास, रामगढ़ नैनीताल के पास।
इसने सौका जाति पर जो है सिरती नामक कर लगाया था। हालांकि कभी कभी आप लोग इसे पढ़ेंगे तो आप लोगों को एक मूर्खतापूर्वक इसका फैसला लगेगा। इससे पहले किसी भी शासक ने अपने आसपास के राजाओं को जीत करके उनको डिस्ट्रॉय नहीं किया, बल्कि उनसे टैक्स वसूलने का कार्य किया। बल्कि इसने क्या किया, पूरे कुमाऊं क्षेत्र में छोटे छोटे राजाओं को डिस्ट्रॉय करके उसके शासन को अपने अधीन ले लिया। अच्छा, इसमें क्या अंतर होता है बेसिकली आप समझिए। अगर मान लीजिए सीमावर्ती क्षेत्रों में कोई शासक है, छोटे छोटे सीमावर्ती क्षेत्रों में शासक हैं, और ये राजा जो है उनसे टैक्स वसूल, उनको जीत करके टैक्स वसूल रहा है, तो इससे राजा को लाभ क्या है कि राजा को कोई राजकीय कर्मचारी नियुक्त नहीं करना, पहला फ़ायदा, वो सीधे सीधे टैक्स वसूल करके राजा को देंगे। दूसरा बड़ा फ़ायदा क्या होता था, देखिए जब वो, क्योंकि छोटे छोटे राजा है तो बाहरी क्षेत्रों में राज करते थे। अब बाहरी क्षेत्रों में अगर मान लीजिए किसी ने आक्रमण कर लिया तो सबसे पहले वो छोटे राजा जो है युद्ध करते थे, और छोटे राजाओं के युद्ध के समय ये जो है बड़ी सेना के साथ ये अपनी लड़ाई लड़ सकता था या युद्ध करने जा सकता था। पर इसने जो है छोटे राजपूतों को या छोटे जो एक तरीके से जो रियासतें थी उनको डिस्ट्रॉय करने से अपने लिए नुकसान का काम किया। उन्हीं में से देखिए सौका जाति तक, क्योंकि इसने पूरा का पूरा मानसरोवर क्षेत्र तक विजय हासिल की थी, तिब्बत सीमा तक विजय हासिल करी थी, और उसने सौका जाति पर सिरती नामक कर भी निर्धारित किया। और इसी ने जो है पंचपाल जाति के लोग जो जौहार घाटी में अभी भी है, पंचपाल जाति के लोगों को मानसरोवर यात्रा का जो है क्या नियुक्त किया, दरोगा भी नियुक्त किया। नेक्स्ट देख लीजिए, अगर आप इस चित्र को देखें और नीचे लिखा हुआ कथन पढ़ें तो देखिए बाज बहादुर चंद एकमात्र चंद शासक है जिसका चित्र उपलब्ध है। और ये जो चित्र है, ये चित्र अभी भी आप गूगल करेंगे तो यही चित्र आपको देखने को मिल जाएगा। ये एकमात्र, अगर हम कुमाऊं और गढ़वाल की परंपराओं की बात करें तो देख लीजिए, कुमाऊं और गढ़वाल की परंपराओं की बात करें तो कुमाऊं में मूर्तिकला का विकास बहुत ज़्यादा था। तिरुमल्ल चंद की मूर्ति से पहले, इसके पहले वाला राजा जो तिरुमल्ल चंद है या दीपचंद है, उनकी मूर्तियों का जागेश्वर मंदिर से प्राप्त होना, ये एक तरीके से प्रमाणित करते हैं कि राजाओं की मूर्ति वगैरह ये सारी चीज़ें बनाई जाती थी। पर गढ़वाल क्षेत्र में पेंटिंग्स का बड़ा वो रहा है, इसलिए पेंटिंग्स हमें गढ़वाल क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलती हैं, और इसीलिए देखिए ये एकमात्र ऐसा कुमाऊनी राजा है जिसकी पेंटिंग हमारे पास मौजूद है। हालांकि इस पेंटिंग में भी बहुत सारे विवाद है कि क्या बोलते हैं, हिमाचल में चंद शाखा है, चंद राजपूतों की शाखा है, वो मानते हैं कोई हिमाचली क्षेत्र का चंद रहा है ये। बट जो भी कुछ है, जो प्रमाण अभी तक हैं, जो साक्ष्य अभी तक हैं, उसके संबंध में ये कहा जाता है कि इसने जो है शाइस्ता खां के साथ दक्षिण भारत अभियान, मुख्य रूप से दक्षिण भारत अभियान में मराठों के खिलाफ जो है इसने अभियान में हिस्सा लिया था, और उसी की प्रशंसा में जो है घोड़े में बैठे पेंटिंग जो है मुग़लों के द्वारा इसकी बनाई गई थी, और ये पेंटिंग अभी भी उपलब्ध है। इसलिए एकमात्र शासक है चंद राजवंश का जिसकी अब हमारे पास पेंटिंग उपलब्ध है। आगे बात करें, देखिए इसने माह में मात्र एक दिन बेगार लगाने का प्रतिबंध, या एक दिन से अधिक बेगार पर प्रतिबंध लगाया, क्योंकि देखिए क्या बोलते हैं, जिस पर जो पीड़ा पड़ी होती है वही जानता है। इसने पूरी ज़िंदगी जो है ग्वाले का काम किया, और वो इस बात को जानता था, वो बहुत एक तरीके से रूट लेवल को जानता था। इसलिए इसने क्या कहा कि कोई भी व्यक्ति महीने में एक दिन से ज़्यादा बेगार नहीं लगाएगा। राजाओं के बेगार के संबंध में हम बात करें तो ये एक ऐसा प्रमाण है जो राजाओं के पक्ष में ये बात रखता है कि राजा भी बेगार के प्रति जो है कहीं ना कहीं गंभीर दिखाई देते हैं, और बाज बहादुर चंद इसका उदाहरण है। और इसी के संबंध में देखा जाए तो ये माना जाता है कि यह बेगार को लेकर पहला ऐतिहासिक कदम था। ऐतिहासिक जो हमारे पास उल्लेख हैं, ये पहला ऐसा कदम ये माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसने हरिया डूंगरी में शिव मंदिर का निर्माण कराया, अभी जिसकी मैं बात कर चुका हूँ, जिसे नारायण तिवारी देवाल NTD कहते हैं, नारायण तिवारी देवाल के नाम से जाना जाता है। 1670 में इसने हुणदेश या तिब्बत क्षेत्र पे आक्रमण कर तकलाकोट में अधिकार कर लिया। और देखिए मैंने जो अभी शब्द लिया था, जो अभी जिसकी चर्चा करी थी, 1670 में इसने जो है हुणदेश या तिब्बत में आक्रमण कर तकलाकोट क्षेत्र तक अधिकार कर लिया था। और याद रखिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए हैं कि वह चंद शासक जिसने
वह चंद शासक जिसने क्या किया, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए गूढ़ भूमि दान की। गूढ़ भूमि का आशय है कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भूमि दान दी, यानी कि उस भूमि से जो आय प्राप्त होगी वो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए खर्च होगी। इसने जो है मांगा नामक कर भी लगाया। अब देखिए मांगा कर बेसिकली, अब अगर आप लोगों ने कल या परसों में आप लोगों ने गोरखा वीडियो देखी है तो आप लोगों को पता होगा, मांगा कर बेसिकली कब लिया जाता था, जब आर्थिक संकट हो। अब आर्थिक संकट की दशा में मांगा कर लिया जाता था और इसने उस कर का प्रयोग किया है। उसने जो है मांगा कर का प्रयोग, क्योंकि इसने बहुत सारे युद्ध लड़े, बहुत सारे अभियानों में हिस्सा लिया, इसलिए इसने मांगा नामक कर भी लगाया। इसके समय में देखिए बलतिर और अलमिया गांव जो कि थल पिथौरागढ़ में हैं की सीमा पर जो है इसके समय में एक हथिया देवाल का निर्माण हुआ। ये देवाल इसलिए महत्वपूर्ण है, एक हथिया देवाल, क्योंकि ये पूरे उत्तर भारत की एकमात्र रॉक पेंटिंग या रॉक क्या बोलते हैं टेम्पल माना जाता है। चट्टानों को काट करके जो है ये बनाया गया माना जाता है। बहुत सारी कहानी इसके संबंध में है, खैर मैं उस पर चर्चा नहीं करता। देखिए इसने पिन्नाथ, कौसानी, भीमेश्वर, भीमताल, करगेत का बद्रीनाथ मंदिर, कटारमल में मंदिर, पाली में महारुद्रालय देवालय का निर्माण करवाया था। यानी कि इसने निर्माण कला को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इसने भूमिका निभाई है कुमाऊँ में। कार्यकाल भी लंबा रहा, 1638 से 1678 बहुत लंबा समय होता है। और आगे देखिए इसके समकालीन जो गढ़वाल के शासक थे, पृथ्वीपति शाह, फतेहपति शाह, और देखिए 1631 से 65 तक पृथ्वीपति शाह, फिर फतेहपति शाह 1665 से 78 तक इसका शासन रहा। तो 78 तक जो है वो रहे, हालांकि इसके बाद वो जो है फतेहपति शाह कंटिन्यू आगे रह रहे हैं 1670 तक। 1654-55 में जो है बाज बहादुर चंद ने बधानगढ़ी और लोहबागढ़ी और जूनागढ़ 3 क्षेत्रों में आक्रमण किया और बधानगढ़ी से जो है नंदा देवी की मूर्ति, राजचेलियाँ शब्द यूज किया जाता है जो मंदिर में क्या बोलते हैं, मंदिर की दासियाँ होती थी या सहयोगियाँ होती थी, उनको नंदा देवी की मूर्ति राजचेलियों से ही लेकर के अल्मोड़ा में जो है इसने नंदा देवी मंदिर का निर्माण, नंदा देवी मंदिर का निर्माण तो नहीं कहेंगे बल्कि नंदा देवी मंदिर की अवस्थापना जो है मल्ला महल के किले में करवाई। और वर्तमान स्थान पर जो आपका नंदा देवी का मंदिर है, वर्तमान स्थान पर जो नंदा देवी का मंदिर है उसका निर्माण जो है ट्रेल ने करवाया था। और इसकी बात करें तो इसके बाद वाले शासकों में क्या बोलते हैं उद्योत चंद आते हैं। उद्योत चंद्रशेखर नाम से जो है वहाँ पर पहले उद्योत चंद ने जो है मंदिर बनाया था उद्योत चंद्रशेखर नाम से। उसी उद्योत चंद्रशेखर नामक मंदिर पे जो है ट्रेल ने नंदा देवी की स्थापना करवाई। आज के लिए इतना ही, बहुत लंबी वीडियो मैं वैसे भी बनाना नहीं पसंद करता। उम्मीद है वीडियो पसंद आई है, अगर आई है तो मुझे ज़रूर कमेंट में आप लोग बताइए आप किस सीरीज़ को सबसे पहले शुरू करना चाहते हैं। आप लोगों के कमेंट जो है सराखों पर जैसा आप लोग चाहेंगे उसी तरीके से मैं इसे कंटिन्यू करूँगा। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया आप लोगों का।